हेलो फ्रेंड्स, काफी व्यस्तता के बाद आज समय मुझे मिला है। समय न मिल पाने के कारण कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली है। आइए हम आज अध्ययन करते हैं जो भूकंप से रिलेटेड। आज हम बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करने वाले भूकंप से रिलेटेड, और जो टीजीटी हम कह सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी या ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का आज हम संग्रह करने वाले हैं। हर जगह हर कंपटीशन में इससे रिलेटेड 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज हम बात करते हैं भूकंप से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का। और ये कक्षा 11 एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पे भी आधारित यह सिलेबस है। आज देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें कम पढ़ना है, भूकंप के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो हम देख सकते हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो यहां से ये जो रेखा है, ये एक रेखा है, तो पूरा अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, हम कह सकते हैं, यानी व्यास की बात करें, पृथ्वी के व्यास उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये है आपका 12,756 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण, नहीं सॉरी, पूरब से पश्चिम का जो हम व्यास कह सकते हैं 12,756, और यही उत्तर से दक्षिण का अगर हम व्यास करें तो ये है आपका, ये वाली जो दूरी हो गई आपके 12,756, और ये वाली अगर दूरी की बात करें तो 12,714 किलोमीटर। अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो डिफरेंस आता है 42 किलोमीटर का। यानी ये 42 किलोमीटर कम है, ये 42 किलोमीटर ज्यादा। एक प्रश्न आपका स्वाभाविक है बनना कि अगर पृथ्वी गोल है तो इसकी दूरी कम क्यों और इसकी दूरी ज्यादा क्यों? तो आपको मैं बता दूं, जानते भी होंगे, इस लेवल के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वो जानते भी हैं कि पृथ्वी का जो आकार होता है वो गोल नहीं होता। अब आम जनमानस के सामने मत कहिएगा कि गोल नहीं होता, वो कहते नहीं गोल होता, इसको कौन पढ़ा दिया। पृथ्वी की आकृति जो गोल नहीं है वो जियोड की तरह है। वो पृथ्वी की आकृति जो है वो जियोड की तरह है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूभाग। हिंदी में जो इसको हम बोलते हैं भूभाग, इसको अंग्रेजी में जो बोलते हैं हम जियोड बोलते हैं। तो इस तरह की आकृति है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी होती है, और ये जो दूरी होती है एकदम परफेक्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गोल होगा। अगर पृथ्वी गोल होगा, जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी इस तरह से गोल होगा, तो जहां भी आप इस तरह से ले चलेंगे बीच से उसको मिलाते हुए, तो सारी दूरी बराबर होना चाहिए। दूरी बराबर न होने का कारण, एकमात्र कारण है कि पृथ्वी भूभाग है, जियोड की तरह गोल नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये है आपका क्रस्ट, ये है इसके बाद मेंटल, इसके बाद है आउटर कोर, उसके बाद है आपका इनर कोर। मैं आपको बता दूं और थोड़ा सा आप सरलता से समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम पृथ्वी का एक काट लेकर के यहाँ पे आए हैं। ये जो ऊपरी भाग है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिसको भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे आदि जो भी जीव जंतु, ये सब प्राणी, पानी सानी है, तो सारी चीजें भू प्रवृत्ति पे ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट का जो एवरेज अगर हम देखेंगे तो 33 किलोमीटर होता है, उसका हम जिक्र करेंगे बाद में। और ये उसके बाद होता है मेंटल, इसके बाद है मेंटल, उसके बाद है आउटर कोर, और होता है आपका इनर कोर। देखिएगा, क्रस्ट का भी आउटर कोर है और इनर कोर है, और मेंटल को भी डिवाइड कर दिया गया है। और ये जो इनर है, जो हम कह सकते हैं जो कोर वाली भाग है, जो कोर है, कोर को भी दो पार्ट में, आउटर और इनर। यानी आउटर वाला पूरी तरह से लिक्विड से बना हुआ है, और ये मतलब ये सॉलिड है, जिसको हम कहते हैं ठोस है। ये वाला भाग आपका ठोस है, और ये वाला भाग आपका तरल है कि ये दोनों भाग है, दोनों भाग ये कोर है, पृथ्वी की आंतरिक मतलब अंदर की ये है। लेकिन ये वाला भाग है आउटर, जो है लिक्विड है, और नीचे वाला जो है वो सॉलिड है। अब बाकी ये भी ठोस है, ये ठोस है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर घुसते जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो डेंसिटी ऊपर है वो डेंसिटी नीचे नहीं होगी। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का घनत्व यानी डेंसिटी
बढ़ती जाती है। हम कह सकते हैं एक जो सेंटीमीटर का जो बॉक्स बना लें, उसमें जो मिट्टी डालेंगे उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी, घन सेंटीमीटर हम बोलते हैं। तो एक वर्ग सेंटीमीटर यानी हम कह सकते हैं 2.8 अगर ऊपर देखेंगे, अब थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 3 आपको मिल जाएगा। नहीं, हम कह सकते हैं क्रस्ट को भी 2 भागों में, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर का जो डेंसिटी है वो कम है और इनर का जो डेंसिटी है वो अधिक है। हम तरंगों के माध्यम से यह समझ पाए हैं कि लिक्विड है और ये ठोस है, ये ठोस है। आइए हम साथ आगे चलते हैं। हम भूकंप होता क्या है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही कहते हैं भूकंप। पृथ्वी के अंतर्जात बल, अंतर्जात मतलब बहुत सारे ऐसी गतिविधियां पृथ्वी के अंदर घटती रहती है, जिसके वजह से वो अंदर से समझिए कि ऊर्जा रिलीज होता है, और ऊर्जा रिलीज होता है तो तरंग के रूप में जाकर के ठोकर मारता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक थाली यहाँ पे बना दें और जहां से कुछ भी मतलब इस तरह से कोई रिलीज अगर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे जब लड़ेगा तो स्वाभाविक है ये थाली हिलना शुरू हो जाएगा, इसमें कंपन आना शुरू हो जाएगा। तो कहेंगे थरियवा हिलता, यानी थाली हिल रहा है तो इसका मतलब अंदर से कोई क्या है, हिला रहा है। इसी को हम कहते हैं भूकंप। अंतर्जात बल एवं बहिर्जात, अगर थाली के ऊपर ही कोई बहुत बड़ा अगर हम जो कोई चीज पत्थर अगर गिरा दें तो भी हमारी थाली डगमा, छोटी बात बता रहे हैं हम। ये मतलब बहिर्जात मतलब बाहर से लगने वाले बल के कारण पृथ्वी में कंपन आ जाता है, और पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल के कारण पृथ्वी में कंपन आ जाता है। अब वो जो ऊर्जा रिलीज होती है वो सभी दिशाओं में फैल जाती है और पृथ्वी को हिला देती है। उसी को हम कहते हैं भूकंप, जो एक भाषा के रूप में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, उसी को कहते हैं हम भूकंप। आगे आइए चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारा जो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। यानी भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जो वैज्ञानिक है वो समझ जाते हैं कि यहां पे भूकंप आने वाली है। ये एक संकेत रेडान गैस पूछता है कि किस गैस की मात्रा बढ़ जाने से ये पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो रेडान है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे गैसों का ऑप्शन दे देगा तो आप बताएंगे रेडान गैस। वह स्थान जहां तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप का मूल, या उसको हम बोलते हैं फोकस। ये मैं लिख दिया हूं, अभी मैं आपको डायग्राम के साथ समझाने वाला हूं। वह बिंदु जहां भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के पर स्थित होता है, और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। यानी कोई भी जो विद्वान भूकंप का अध्ययन करता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी, उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूगोल के अध्ययन करने वाले को हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। यह मतलब ये भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं, सिस्मोलॉजिस्ट को बोलते हैं। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये चीजें हमने जो लिखा है आपको समझाने वाले हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर ये आप देख सकते हैं। यहां आप पे समझिए कि यहीं से ऊर्जा रिलीज हो रही है, यहीं से ऊर्जा रिलीज हो रही है। तो जहां से ऊर्जा रिलीज होती है मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं फोकस, उसको बोलते हैं फोकस। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी भूकंप की उद्गम यहीं से हुई है, भूकंप की उद्गम यहीं से हुई है। देखिए यह एक मिट्टी का जो अनुप्रस्थ काट है, जमीन को काट करके यहां एक बनाया गया आपको समझाने के लिए। इसको बोलते हैं उद्गम, इसको बोलते हैं आपका उद्गम, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फोकस, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां पे भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो पृथ्वी के अंदर से उत्पत्ति होती है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। और जहां सबसे पहले पहुंचती है, यहां सीधे
सीधे, जैसे मान लीजिए हमने एक यहां पे एक पृथ्वी बना दिया और यहां पे आपको भूकंप आया यहां से उद्गम, तो समझिए कि यहां पे ज्यादा दूरी लगेगा कि समझिए कि यहां पे लगेगा कि यहां पे लगेगा। तो सबसे कम दूरी हमको लगता है यही आपको पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहां पे पहुंचने का काम करता है। तो इसी को बोलते हैं, इसको जहां सबसे पहले पहुंच रहा है, यहां पे देखिएगा, यहां पे सबसे पहले पहुंच रहा है, इसी को हम बोलते हैं एपी सेंटर। ये देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं एपी सेंटर, या हम बोलते हैं इसको अधिकेंद्र, इसी बोलते हैं अधिकेंद्र। यानी सबसे पहले भूकंप की तरंगे जहां पहुंचती है वो सीधे पहुंचती है, और वो जो कोण बनाता है वो 90 अंश का कोण बनाता है। एकदम सीधे, देखिए यहां से सीधे जाएगा तो 90 अंश का ही तो कोण होगा। यहां पे पहुंचता है, इसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र, जिसको बोलते हैं एपी सेंटर। आइए एक और डायग्राम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, ये हो सकता है कि दो प्लेटें, यह एक प्लेट यहां पे नीचे धंस गया है ऊपर, तो कुछ आंतरिक प्रक्रिया हुई है और ऊर्जा यहाँ पे थी, और ऊर्जा एक बैग यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। यहां पे देखिए, यहां से ऊर्जा रिलीज हो रही है, इसको बोलते हैं हम फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। और यहां पे समझिए कि पहुंच रही है, यहां पे सबसे पहले पहुंच रही है, इसको बोलते हैं हम एपी सेंटर, इसको बोलते हैं हम एपी सेंटर, या हम बोलेंगे आपका अधिकेंद्र। अब ये जो यहां से जो निकल रहा है, अगर सीधे अगर हम देखते हैं तो कोण बनाता है 90 अंश का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, रेडान गैस वायुमंडल में फैलने का कारण है, भूकंप आने वाला है, और जहां से उसका उद्गम होता है उसको बोलते हैं फोकस या मूल केंद्र, और जहां सबसे पहले पहुंचता है उसको अधिगम बोलते हैं, या हम बोलते हैं एपी सेंटर। समझ में आ गया होगा। आइए भूकंपी तरंगों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः भूकंपी तरंगे दो भागों में विभाजित किया गया है, और दो भाग कौन सा है, भूगर्भिक तरंगे और धरातली तरंगे। भूगर्भिक तरंग का मतलब है जमीन के अंदर चलने वाली तरंग, और धरातली मतलब जमीन के ऊपर चलने वाली तरंग। तो जमीन के अंदर कौन सी तरंगे चलती है, पी और एस, पी तरंगे और एस तरंगे जमीन के अंदर चलती हैं, और यल तरंगे ये जमीन के ऊपर चलती हैं, जमीन के ऊपर चलती है। तो हम कह सकते हैं तरंगों के आधार पे हम दो तरह से हम बांट दी है, एक धरातली तरंगे, एक हम कह सकते हैं भूगर्भिक तरंगे। तो भूगर्भिक मतलब इंटरनल जो वेव होता है वो होता है पी और यस, और जो आउटर जो वेव होता है उसको बोलते हैं हम यल, जिसको धरातली सरफेस तरंगे भी कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा हम आपको सिस्मोग्राफ पेपर पे लिया गया एक पिक है, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये पी दिया है, यस दिया है, ये है आपका यल। इसकी जो आवृत्ति होती है यल की ज्यादा होती है, लेकिन गति उसकी बहुत धीमी होती है। तो तरंगे हैं आपका पी, एस और एल, यह देख सकते हैं। तो पी की गति बहुत तेज होती है, और यस की गति उससे थोड़ा कम होती है, और यल की गति उससे भी थोड़ा कम होती है। तो ये जो जिसकी गति होती है बहुत तेजी से चलता है कि नहीं। और उसके बाद आपको ऐसे 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 चलते, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जो यस यार, ये आपका यल है आपका, समझिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पी एस एल। यह तरंगों को सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी यंत्र जो होता है उसमें सिस्मोग्राफ एक पेपर को जब वो बनाता है, ड्राइंग बनाता है, उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। मशीनिया को सिस्मोमीटर बोलते हैं, और जिसमें स्केलिंग किया जाता है रेक्टल स्केल बोलते हैं। तो आइए हम समझने का और भी प्रयास करते हैं। यहां पे देख सकते हैं भूगर्भिक तरंगे। भूगर्भिक तरंगों में हम प्राथमिक जो तरंगे हैं जिसको पी प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव क्या होता है, इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर होती है। जो प्राइमरी वेव जो पी होती है, जो पी की गति होती है वो 8 से 14 किलोमीटर होता है। आपको अधिकतर जगह आपको केवल 8 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन कुछ ही जगह आपको 8 से 14 किलोमीटर, लेकिन न्यूनतम 8 आपको मान के चलना होगा। 8 से नीचे उसकी गति नहीं होती है। तो यह होता है पी, जिसकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में समझिए कि न्यूनतम 8 किलोमीटर की गति। अगर यहां पे भूकंप आया तो बैतालपुर एक सेकेंड में ध्वस्त, पूरा जो है आप समझिए कि तेल की टंकी नष्ट। तो यहां पे देख सकते हैं 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले
पृथ्वी की सतह पर, यानी हम कह सकते हैं ये पृथ्वी है तो इसके सतह पे सबसे पहले यहां से अगर चलती है तो सबसे पहले आपकी पी तरंगे का ही अनुभव होता है। और चलती इसका माध्यम क्या होता है देखिएगा। जो सबसे पहले सबसे जो खतरनाक प्रश्न पूछता है कि पी तो ठीक सब लोग जानते हैं सबसे तेज चलती है और सबसे पहले पहुंचती है, 8 से 14 इसकी गति होती है, लेकिन इसका माध्यम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी जो पी तरंगे हैं वो ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में गमन करती है, चलती है, चलने का काम करती है। वो कहीं रुकने उकने वाली नहीं है, हर जगह वो चली जा सकती है। लेकिन जो क्रम सॉलिड में बड़ी तेज चलती है, जैसे मान लीजिए आपको 4 लेन पे गाड़ी चलाने के लिए दिया जाए तो बड़ी तेज चलते हैं। उसके बाद आपको एक मतलब खड़ंजा ला दिया, जो ईंटा वाला रोड होता है या इंटरलॉकिंग वाला रोड, उस पे तो थोड़ी सी आपकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा मिट्टी वाला रोड पे चला दिया जाए तो उसमें और धीमी हो जाएगी। उसी तरह से जो पी है वो ठोस में बड़ी तेज चलती है और जो लिक्विड है थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा कम चलती, इसलिए मैंने मार्का बनाया है। यानी लिक्विड से तेज सॉलिड में चलती है और गैस से तेज लिक्विड में चलती है। सबसे स्लो किसमें चलती है? गैस। यानी गैस अवस्था में पी की गति धीमी हो जाती है। यह ध्वनि की तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। यानी ये अगर पूछ देता है कि पी जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है कि अनुप्रस्थ तरंगे है और या दोनों है या कोई नहीं है तो कंफ्यूज रहेंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंग के समान आपका चलती है। यह कौन? तरंगे पी, तरंगे पी। आइए हम थोड़ा सा और समझने का हम प्रयास करते हैं पी को। यानी हम कह सकते हैं पी जो होता है ना वो साउंड की गति के हिसाब से चलता है। अब मैं भी आपको बताता हूं। द्वितीय तरंगे हैं एस, जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। सेकेंडरी इसकी गति जो होती है 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर की गति से चलती है। पी की अपेक्षा थोड़ी सी इसकी गति कम है। यह केवल सॉलिड यानी ठोस माध्यम में ही यह गमन करती है, सब जगह नहीं चलती है, केवल सॉलिड में ही चलती है। और जैसे लिक्विड आता है रुक जाती है, जैसे ही आपको गैस आता है वह रुक जाती है। जैसे मान लीजिए गाड़ी लोहा का पहिया बना दीजिए तो लोहा पे तो चलेगी, लेकिन जैसे उसको मिट्टी पे डालिएगा तो रुक जाएगी। उसी तरह से सॉलिड जगह पे चलती है, बाकी जगह कहती हम ना जाए भाई, जाइए आप। पी तरंगों के पश्चात यस तरंग पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। यानी सबसे पहले पी पहुंचती है, उसके बाद यस चलती है, क्योंकि यस की गति क्या है? 5 से 7 किलोमीटर और उसका गति पी का गति है 8 से 14 किलोमीटर। तो स्वाभाविक है जो तेज चलेगा वही पहले पहुंचेगा, तो इसलिए वो उसके बाद ही पहुंचती है। और इसी कारण इसे द्वितीय तरंग अथवा गौर तरंग भी कहते हैं। यह प्रकाश की तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे, इसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी प्रकाश की गति स्वयं ऐसी चलती है, प्रकाश की गति के समान चलती है। और जो पी तरंगे हैं वो साउंड वेव के अनुसार ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। जैसे आपको साउंड बजता है ना तो हार्ट में लगता है, धक धक लगता है, उसी तरह से ऐसे 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 चलती है। और यस तरंगे जो होती है वो क्या करती है? यानी आपको प्रकाश ऐसे चलती है प्रकाश। हम देख सकते हैं ये इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, इसको देख लीजिए होती है। पी एवं एस तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक पहुंचाने के मार्ग को अवतल होता है। यानी हम कह सकते हैं पी और एस तरंगों का जो मार्ग अवतल होता है कि उत्तल होता है? तो क्या होता है? अवतल, जो कनकेव होता है। इन तरंगों को शरीर तरंगे या बॉडी वेव भी कहा जाता है। ऑप्शन बना देगा कि किसको बॉडी वेव या शरीर तरंग या कनकेवा आदि नामों से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं पी एवं एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक धरातल से अवतल होता है। और इसको शरीर तरंगे, जिसको बॉडी वेव
या कनकेव आदि के नाम से इसे हम जानते हैं। तो सॉलिड अवस्था में पी चलती है। हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक हम पिक लेके, चूंकि हम जीप लेके आए थे इसको, लेकिन इसमें चल नहीं रहा है, हम बहुत टेक्निकल अभी है नहीं। ये देखिए ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है और आकर के यहाँ पे ठोकर मारता है। ये पी तरंगे, ये पी तरंगे, यस तरंगे। देखिए मैंने कहा था ना, ऐसे प्रकाश की गति से ये साउंड वेव, साउंड के हिसाब से कैसे चलती है। आइए देखिए ऐसे चलती है, ऐसे शादी विवाह में देखे होंगे झलरिया लगा देते हैं सब और लाइटों पे लगाते हैं, तो ऐसे 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 चलती है। तो ये प्रकाश की गति के हिसाब से चलती है और ये लाइट के वेव के हिसाब, साउंड वेव के हिसाब से चलती है। आइए चलते हैं धरातली तरंगे। धरातली जैसे ये पृथ्वी है ना, इसके ऊपर जो चलती है इसको हम बोलते हैं सरफेस तरंगे। इसके ऊपर चलती है सरफेस तरंगे, जिसको हम यल तरंगों के नाम से जानते हैं। इसके लॉन्ग सरफेस वेव बोलते हैं। इसकी गति होती है 3 से 5 किलोमीटर। ध्यान सुनिएगा, 8 से 14 किलोमीटर पी और 5 से 7 किलोमीटर एस और 3 से 5 किलोमीटर आपका यल प्रति सेकेंड किलोमीटर की गति से यह चलती है। इन्हें लव वेव, ध्यान से सुनिएगा, यल को और किस नामों से जाना जाता है, तो इन्हें लव वेव के भी नाम से जानते हैं। तो क्यों इसको लव वेव के नाम से जानते हैं? क्योंकि इनका जो नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव ने के नाम पर इसका, यानी उन्होंने इस तरंग की खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पर इसे एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया, इसीलिए इसको लव वेव के भी नाम से जाना जाता है। सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंगों के भी नाम से इसे जाना जाता है। सरफेस तरंगों के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे विनाशकारी तरंगों के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पे देख सकते हैं यल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होता है। यल तरंगे आड़े तिरछे जिगजैग 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 धक्का देती है, जान ही रहे, जिगजैग जिगजैग ऐसे चलती है, जिगजैग धक्का देती है। इनका जो भ्रमण पथ होता है वह उत्तल होता है। देखिएगा पी और एस का अवतल होता है और इसका उत्तल होता है, जिसको हम कन्वेक्स बोलते हैं। ये कन्वेक्स होता है। यल तरंगे जल से भी होकर के गुजर सकती है। अधिक गहराई पर यह तरंगे लुप्त हो जाती है। इनमें कंपन की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। कंपन की गति जो होती है इसमें सर्वाधिक होती है, इसीलिए यह विनाशकारी तरंगों के रूप में जाना जाता है। तो मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरा आत्मबल और आपके साथ बढ़ सके। तो चलिए यहां पे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। उत्तल जिसको बोलते हैं, आइए ये देखिए ऐसे चलता है, ऐसे लंबा लंबा एकदम जिग जैग में चलता है। इसी को हम बोलते हैं यल तरंगे, जो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। भूकंप के प्रकार हम कह सकते हैं ये 3 है। सामान्य भूकंप जिसको बोलते हैं 0 से 5 किलोमीटर की गहराई, यानी जो सामान्य भूकंप होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहां से 50 किलोमीटर की गहराई से उसका जो फोकस केंद्र हो सकता है। माध्यमिक जो भूकंप है, यानी सेकेंडरी वाला जो भूकंप है, समझिए 50 से 250, यानी हम कह सकते हैं 250 किलोमीटर अंदर से भूकंप आ सकती है। और गहरा भूकंप 250 से समझिए कि 750 किलोमीटर के अंदर से आ सकती है। जो जितना ही ऊपर से आएगा वो विनाशकारी ज्यादा होगा। बहुत अंदर से आता है तो आते आते उसकी जो गति है वो कमजोर पड़ जाती है, जो काफी नुकसान नहीं करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह भूकंप के जो प्रकार है वो 3 प्रकार हैं, सामान्य, मध्यम और आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो यहां पे पृथ्वी की कुछ आंतरिक संरचना संक्षिप्त समझने का प्रयास करेंगे भूकंप के दृष्टिकोण से। यह एक उसका अनुप्रस्थ काट यहाँ पे रखा गया, देखिएगा ये गोल है और इसी में से काट करके बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट की जो मोटाई है उसको हमने एवरेज जो है वो 33 किलोमीटर मान रखा है। उसके बाद आपका आता मेंटल, उसके बाद आता आउटर कोर, उसके बाद आता इनर कोर।
जो आउटर कोर होता है वो लिक्विडिटी यानी तरल होता है, और इनर जो कोर होता है वो ठोस होता है, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। ये है आपका। आइए आगे हम चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि पृथ्वी को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया है। देखें, हाँ, जैसे यहां पे हम समझते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम काट करके निकाल दिए। पृथ्वी को 3 भागों में पहले बांट दीजिए, 1 भाग, और ये 2 भाग, और यह 3 भाग हो गया। इसको बोलते हैं आपका क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और इसको हम बोलते हैं जो है मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं हम आपको कोर, इसको बोलते हैं कि ये 3 भाग है, समझिए। तो 3 भाग है। एक प्रश्न आ जाता है कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन क्या होती है। ये है, आप देख सकते हैं, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन क्या होती है, कौन सी होती है। तो ये जो होता है लाइन आपका, ये जो होता है, ये जो लाइन होता है आपका मोहरोविसिक, यानी इस लाइन को मोहरोविसिक बोलते हैं। हम कह सकते हैं मोह और शांति बोलते हैं, मोह और शांत के भी नाम से जानते हैं, इसलिए कि जो मोहरोविसिक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। क्रस्ट के बाद मेंटल होता है, और क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मोहरोविसिक। और ये है मेंटल और कोर को जो अलग करने वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं गटनबर्ग, गटनबर्ग उसको बोलते हैं। कहीं कहीं गुटेनबर्ग भी लिखा हुआ है, तो गटनबर्ग। ये जो लाइन होती है, हम कह सकते हैं ये जो लाइन होती है, ये मेंटल और क्रस्ट को अलग किया है। मेंटल और क्रस्ट को अलग करने वाली ये लाइन होती है गटनबर्ग। ये गटनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम पर इस लाइन का नामकरण किया। अब इतनी बात समझ में आने का कारण, इसको बताने का कारण क्या था, मैं आपको बता दूं। जो मोहरोविसिक लाइन होती है वो समझिए कि एवरेज बनाया गया वो 33 किलोमीटर होती है। क्रस्ट के जो 33 किलोमीटर जाने के बाद आपको हमको ये मिल जाएगा, आपको मोहरोविसिक लाइन। अब इसमें होता क्या है कि जैसे इसका जो घनत्व जो है, क्रस्ट का जो डेंसिटी है वह मेंटल की डेंसिटी से थोड़ा सा कम है, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। क्योंकि लोड बढ़ता जा रहा तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो हमने आपको बताया कि जो P होता है वह है ठोस और मतलब सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्था में चलती है। हम कह सकते हैं तीनों अवस्था में चलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन? P। तो जैसे मान लीजिए यहां से P चली, यहां से P चली बड़ी तेजी से। मैंने बताया कि ठोस अवस्था में P बड़ी तेजी से चलती है, और P यहां तक आई और उसके बाद धीमा पड़ गई। इसका रीजन वैज्ञानिकों ने सोचा, ओह ये तो धीमा पड़ गया का मतलब आ गया, अब क्या हो गया, आ गया, क्या है, ये तो ठोस था, यानी लिक्विड आ गया। उसके बाद फिर अध्ययन किया गया P का, फिर बहुत तेजी से चली, उसके बाद धीमा हो गई। S चला, बड़ी तेजी से चला, लेकिन यहां पे जब आया वो रुक गया, तो समझ में आया कि लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। फिर एक बार देखा, यस, बड़ी तेजी से चला, यस, और आया यहां पे गायब हो गया। तो यस मतलब यस केवल सॉलिड में चलता है, लिक्विड और गैस में नहीं चलता है, लेकिन ये तीनों अवस्था में चलता है। एक वैज्ञानिक बैठा था, वो स्टडी करता रहा कि P बड़ी तेजी से चला, और फिर से क्या हुआ, धीमा हो गया, और फिर उसके बाद बड़ी तेजी से चला। P बड़ी तेजी से चला, उसके बाद धीमा हो गया,
उसके बाद बड़ी तेजी से चला, तो उसने आकलन किया, ओ लग रहा है पी सॉलिड में बड़ी तेजी से चलता है, पी सॉलिड में बहुत तेजी चलता है, और लिक्विड में धीमा चलता है, और गैस में और धीमा चलता है, कोई ना कोई जरूर बात है। तो उन्होंने कहा कि लग रहा है कि यह जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड के नीचे ठोस है, सॉलिड है, क्योंकि पी सॉलिड में बड़ी तेजी से चल रहा। तो उन्होंने खोज किया कि अगर लिक्विड में बड़ी तेज चलता है, नहीं लिक्विड में धीमा चलता है, तो सॉलिड में तेज चलता है, यानी लिक्विड के नीचे सॉलिड है, लिक्विड के नीचे क्या है, सॉलिड है, यानी से एक और परत का खोज किया गया, एक और परत का खोज किया गया। और इसको खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह लेहमैन थे। लेहमैन लाइन इसका नामकरण किया गया, इसका लाइन बना दिया गया लेहमैन, क्योंकि ये गटनबर्ग और ये है आपका मोहोरोविसिक हो गया। तो हम कह सकते हैं मेंटल और क्रस्ट को अलग करने वाली लाइन मोहोरोविसिक, और हम कह सकते हैं मेंटल और कोर को अलग करने वाली गटनबर्ग। लेकिन हम कह सकते हैं इसको बोल दिया गया इनर, और इसको बोल दिया गया आउटर, और इसको बोल दिया गया इनर। यानी हम कह सकते हैं जो इनर होता है वो सॉलिड होता है, और जो आउटर होता है वो लिक्विड होता है। यानी कोर के दो भाग बनाए गए। ये कोर जो है, ये कोर के दो भाग बनाया गया, एक बनाया गया आपका लिक्विड, और इनर का बनाया गया मतलब सॉलिड, यानी ये तरल है और यह लिक्विड है। लेकिन इन दोनों को अलग करने वाले जो विद्वान थे वो लेहमैन थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आंतरिक स्थिति हम तरंगों के माध्यम से जान पाए कि पृथ्वी के अंदर की क्या स्थिति है। आइए हम आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। भूकंपी तरंगों का छाया क्षेत्र हमने आपको यह तरह से बनाया है। आइए थोड़ा सा इसके पहले हम आपको बताते हैं, ये हमको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पी का छाया क्षेत्र समझिए, पी का छाया क्षेत्र यहाँ पे हम बनाते हैं, एक पृथ्वी बनाते हैं, इसको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए ये आपका उद्गम है, उद्गम फोकस, और यहाँ पे तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, और ये जो तरंगे हैं आपका, हम पी का छाया क्षेत्र बनाते हैं, पी का छाया क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। पी तरंगे आपने देखा होगा, पी तरंगे यह सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है। थोड़ा सा इसको एक बार और फिर से इरेज करते हैं। ये आपका है पृथ्वी, ये है आपका उद्गम केंद्र, ये है आपका अधिगम। तो मैंने आपको बताया ये पृथ्वी के अंदर की बात है। ये जो परत है आपका है, ये जो परत है वो लिक्विड है। ये परत जो क्या है, ये लिक्विड है। ये परत क्या है आपका, लिक्विड है। और ये जो परत है आपका वो ठोस है। ये कौन सी परत है, ये ठोस है। ये समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये कहां चलती है कहां नहीं चलती है। तो हमने बताया कि पी जो है वो सब जगह चल सकती है, पी जो सब जगह चलती है। तो यहां से मान लीजिए पी चली, यहां से पी चली, यहां से पी चली। अब ये क्या है आपका, लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड सबसे लास्ट है ना, यानी इसमें बड़ी तेजी से चलती है, उसके बाद चलती है, उसके बाद कम चलती है। तो लिक्विड और गैस है, इसमें स्लो चलती है। तो यहां से आपका यहां बना, ऐसे आया, ऐसे आया। लेकिन जब इसमें एंट्री तो करती है, मैंने बताया कि पी एस एल जी तीनों में चलती है, लेकिन यहां जब आती है तो उसकी गति धीमे हो जाती है। जैसे पी चला, धीमा हुआ, फिर चला, मैंने आपको बताया ना। तो यहां गति धीमी हो जाती है, तो परावर्तन हो जाता है,
और परावर्तन होने के कारण समझिए कि इस तरह से चलती है, इस तरह से आया, इस तरह से ऐसे बन जाता है, माने इसका जो छाया क्षेत्र है ऐसे बन जाता है। तो ये 105 अंश और यह 105 अंश और 145 अंश और यह 145 अंश, मैंने आपको एनसीईआरटी के आंकड़े बता रहा हूं। तो ये वाली जो क्षेत्र है समझिए कि ये तो आपका तरंगे हैं, आती है पी और एस, दोनों तरंगे चल रही हैं और ये सब चल रही हैं, ये सब। लेकिन ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है, ये जो एरिया हम आप देख सकते हैं, ये पीला वाला जो एरिया है ये पी का छाया क्षेत्र है। यानी पी का छाया क्षेत्र 105 से 145 अंश का जो हिस्सा होता है, इतना दूर हम कह सकते हैं भूकंप के झटके नहीं आते हैं। यानी 105 से 145 के बीच भूकंप के झटके नहीं आते हैं। यहां भी 105 से 145 के बीच भूकंप के झटके नहीं आते। पूछता है कि कहां से कहां के बीच पी का छाया क्षेत्र होता है जहां पे भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से हम 1 से 5 से 145 के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पे पीक तरंगे नहीं पहुंचती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम, या यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक सॉलिड बना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अधिकेंद्र है जिसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। ये आपका उद्गम है गया और यहां से रिटर्न होकर के ये तरंगे पी और एस आप देख सकते हैं 105 और 145 है आपका। 145 है, 145 है, यहाँ पे 40 दे, 145। ये वाली जो बेल्ट आप देख सकते हैं, ये जो बेल्ट आप देख सकते हैं ये पी का छाया क्षेत्र है। यहां भी आप देखेंगे ये जो काला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये काला वाला हिस्सा ये पी का छाया क्षेत्र है। यहां भूकंप की तरंगे नहीं पहुंचती हैं। बाकी सारे जगह यहां पे देखिए आता तो है लेकिन यह इस तरह से समझिए कि इस तरह से चला जाता है, परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये सारे बेल्ट जो आप देख सकते हैं जो ब्लैक नहीं है वहां पे सब पे भूकंप आते हैं और बाकी ये जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र है पी का भूकंप क्षेत्र नहीं आता है। यहाँ पे यस का छाया क्षेत्र की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि यस केवल सॉलिड में चलती है, सॉलिड में चलती है, लिक्विड और गैस में नहीं चलती है। तो ये क्या है, आउटर कोर जो क्या है, आउटर कोर जो क्या है वह लिक्विड है। आउटर कोर क्या है, लिक्विड है और इनर कोर क्या है आपका, सॉलिड है। तो इस तरह से ये जो तरंगे तो आ रही है लेकिन 105 से और 105 के बीच, यानी इधर यस तरंगे, क्योंकि यह लिक्विड में चलता नहीं है, यस तरंगे लिक्विड में नहीं चलता है तो इसलिए यहां पे क्रॉस नहीं कर पाता है, लिक्विड में विलुप्त हो जाता है और गैस में विलुप्त हो जाता है, केवल सॉलिड में चलता है। तो सॉलिड में चल 105, यानी हम कह सकते हैं 105 से 105 के बीच में रहता है। बाकी जो ये सारा जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये सारा जो क्षेत्र है वो क्या है, ये सारा जो क्षेत्र है ये आपका शैडो है, यानी एस वेव जो है वह शैडो जोन है। यहां पे यस का जो भूकंप नहीं आता है तो 105 और 105 के बीच भूकंप यस नहीं आता, यस तरंगे वहां पे नहीं पहुंचती हैं। तो यस का छाया क्षेत्र और मैंने आपको पी का छाया क्षेत्र, भूकंप तीव्रता मापने वाली ये मशीन का हमने आपको पिक लेकर के आए हैं और इसमें इसी पे पेपर रहता है जो आवृत्तियां बनाती हैं यही बनाती हैं। इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं इसको, और इसको सिस्मोमीटर बोलते हैं और इसी पे स्केल होता है, इसको रेक्टर स्केल के नाम से हम जानते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। भूकंपित तरंगे मापन, हम यहां पे ध्यान से देखिए, भूकंप तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का जो मापन है वो सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी इसको
कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसको रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी इसको हम कहते हैं। रिक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था। यानी रिक्टर स्केल का जो पैमाना था वो चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, इसलिए उसको रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। यह गणितीय मापक है जो लॉग, देखिए लॉग के आधार पर चलता है और भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। मर्केली स्केल जो 0 से 12 होता है या 0 से 10 होता है। कुछ जगह 9 देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में 0 से 10 का ही आकलन किया है। मर्केली स्केल इटली के भूवैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है और इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। इसकी जो मापने की जो पॉइंट होता है वो 101 से 12 होती है। इसको मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल के माध्यम से हम भूकंप की तरंगों को मापते हैं। भूकंप के प्रकार, विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक जो है, एर्थक्वेक जो होता है, इस तरह के भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने से उत्पन्न होती हैं। तो बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक जाए, घुस जाए, उसके बाद भूकंप आ जाता है। क्योंकि जैसे ही पृथ्वी के अंदर एक स्पेस मिलता है तो अंदर से ऊर्जा क्या होती है, जनरेट हो जाती है और कंपन ला देती है। जैसे आप देख सकते हैं ये दो टेक्टोनिक प्लेटें हैं। ये देखिए ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो दोनों में घर्षण होगा। आप देख सकते हैं कि दो गाड़ी को लड़ा कर दरते जाइए तो एक, अगर गाड़ी एक खड़ी है और एक को उसमें सट करके चले जाए ना तो हिल जाएगा, लड़ेगा, ऊर्जा जनरेट होती है। यहां से वही से ऊर्जा जनरेट होती है और समझिए कि भूकंप आ जाता है। एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। यहां पे एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है। ये सटा था, एक उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, स्पेस निकला, भूकंप आया, झटके आ गए। तो हम कह सकते हैं इसकी वजह से भी भूकंप आता है। यहां पे देख सकते हैं एक प्लेट पृथ्वी के अंदर घुस रहा है और एक प्लेट क्या है, ये ऊपर हो रहा है। यहाँ पे आपको स्पेस मिला और यहाँ पे आपको समझते हैं कि ज्वालामुखी का भी उद्गार हो सकता है और तरंगे भी निकल सकती हैं और पृथ्वी में कंपन आ सकता है। ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट, ज्वालामुखीय भूकंप हम कह सकते हैं अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र तक ही सीमित हो। जहां सक्रिय ज्वालामुखी निकलता है तो विस्फोट के कारण समझिए उसमें कंपन आ जाता है। आइए हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी तरह से ये एकदम समझिए यह मैग्मा है और यहां से यह निकलने का प्रयास करता है, ये निकलने का प्रयास करता है। तो ये जब निकलता है तो समझिए कि ये पृथ्वी में क्या होती है, कंपन आ जाती है और यहाँ पे भूकंप आ जाता है और जिससे हमको यह महसूस होता है कि हमारी पृथ्वी को कोई हिला रहा है। नियत भूकंप क्या होता है, अक्सर खान क्षेत्रों में अत्यधिक खनन भूमिगत छत गिर जाते हैं। यानी जहां पे कोयले की खान, सोने की खान बहुत अंदर तक खोदा जाता है तो ऊपर का छत कभी कभी गिर जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हिल जाती है, कंपन हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम नियात भूकंप। नियात भूकंप, खनन वाले क्षेत्रों का छत गिर जाने से नियात भूकंप आता है और बगल में ये सारे समझिए डगमगा जाते, इसको बोलते हैं हम नियात भूकंप। विस्फोट भूकंप हम कह सकते हैं परमाणु और रासायनिक विस्फोट के कारण आते हैं। बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ अगर आपको विस्फोट कर दिया जाए तो भूकंप आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में हम परमाणु विस्फोट किए थे और बहुत बड़ा समझिए विस्फोट हुआ था, जिससे अब परमाणु परीक्षण किया जाता है तो भी इस तरह की स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा विशाल का ये समझिए ये निकला हुआ है, यानी यहाँ पे विस्फोट किया गया तो विस्फोट के दौरान भी पृथ्वी में कंपन आ जाती, जैसे लगता है कि भूकंप आ गया। बाढ़ जनित भूकंप, जैसे चीन को आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जलाशय का वो संग्रह किया है, तो इसके कारण समझिए कि जो काफी पानी को स्टोर कर देते हैं और बांध अचानक टूटता है तो बड़ी तेजी से वो सारा पानी एक दूसरे तरफ जाता है, उसमें कंपन आ जाता है और भूकंप आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा बांध से खोला गया है पानी और जा रहा है, तो जहां जाता है वहां पे वो उसको डिसबैलेंस कर देता है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे भूकंप प्रभावित क्षेत्र, कहाँ भूकंप आता है कहाँ नहीं आता है। जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है वहां लगभग 63%, यानी सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है तो प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप 63% वहीं आता है
और यह दो शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा एशिया के जो है कामचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह तक फैला। दूसरी शाखा जो है चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होते हुए अलास्का तक जाती है। अब क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जा रहा है इसलिए मैं इसको मैप पे नहीं लेके आया हूं। मध्य महाद्वीपीय पेटी क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वहां पे 21% भूकंप आते हैं। यह प्लेट अभिसरण के कारण होता है, यानी दूसरे में लड़ते हैं या दूर होते हैं। जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान और भारत, चीन, म्यांमार तक यह फैली है। भारत का जो हिमालय और म्यांमार की जो पहाड़ियां हैं, यूरोप का अल्पस इसी क्षेत्र में आता है। इसको अल्पाइन पेटी के भी नाम से हम जानते हैं। मध्य जो महाद्वीपीय पेटी है वहां पे जो ये जो बेल्ट है उसे हम अल्पाइन पेटी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी, आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेड द्वीप तक यह फैली हुई है मध्य अटलांटिक। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के आते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।